स्वागत है आप सभी का क्लाइमेट टीचिंग एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, एक और सेशन के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हो चुका हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के। यहां पर बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट योजना दो विधियां हम लोगों को पढ़ लेना होगा, क्योंकि दोनों विधियों से पॉपुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि बात करें हम बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट की, तो ये वर्तमान में अप्रासंगिक है, लेकिन प्रश्न इससे बहुत अच्छे खासे बनते रहते हैं। जब बात शिक्षण विधियों की आती है तो सवाल यहां से निकल करके आता है। बात कर लेते हैं बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट को लेकर के। सबसे पहले बुनियादी शिक्षा योजना जिसको कहा जाता है, इस योजना का निर्माण महात्मा गांधी द्वारा किया गया था 1937 वर्धा शिक्षा सम्मेलन, जो महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र में पड़ता है वर्धा नामक स्थान, वहीं पर यह शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। भारत में प्राथमिक शिक्षा का विचार, अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत में प्राथमिक शिक्षा को लेकर के सबसे पहले विचार कब दिया गया था, तो 18 मार्च 1910 को गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे प्रस्तुत किया था शाही विधानसभा में, यानी कि ब्रिटिश विधानसभा में पहली बार प्राथमिक शिक्षा को लेकर के, वो भी अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को लेकर के गोखले ने विधेयक प्रस्तुत किया था, जिसे गोखले विधेयक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी ने भारत के प्रथम अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन, जो कि 20 अक्टूबर 1937 को भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया था। महात्मा गांधी ने 23 अक्टूबर 1937 को महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर अपने आश्रम में इस विधि का निर्माण किया तथा बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की, अतः उन्हें इस विधि का जनक माना जाता है। सम्मेलन में इन्होंने बुनियादी शिक्षा की नींव रखी थी और 23 अक्टूबर के इन्होंने महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर जो अपना आश्रम था, वहीं पर इस विधि का निर्माण कर दिया। इस विधि की महत्वपूर्ण बातों की अगर हम चर्चा करें, इसमें भारत के जो तृतीय राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्होंने बुनियादी शिक्षा को नई तालीम नाम दिया था। यह सवाल बहुत पॉपुलर होता है, बहुत पूछा जाता है। जो ड्राफ्ट तैयार किया था इन्होंने, बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट का जो ड्राफ्ट अंतिम मसौदा तैयार किया था, वो इन्होंने ही तैयार किया था। यह विधि 7 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए निर्मित की गई थी। भारत में निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को लेकर के सबसे पहली बात आती है गोपाल कृष्ण गोखले की। सबसे पहली बात किसकी आती है? गोपाल कृष्ण गोखले की बात आती है। ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्होंने शाही विधान परिषद में इन्होंने विधेयक प्रस्तुत किया था अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा को लेकर के। अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट देखा जाए, आरटीई 2009 की बात की जाए, जो कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित अधिनियम है, ये अनुच्छेद 21A पर आधारित है, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट। अगर इसका बीज स्रोत देखा जाए कि इसका बीज स्रोत कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले का विधेयक इसका बीज स्रोत है। लेकिन उम्र का निर्धारण कि किस उम्र के बच्चों को, तो यहां पर इसके तहत तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात की जाती है। वहीं पर गांधी जी के बेसिक शिक्षा योजना में 7 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बेसिक शिक्षा योजना समर्पित थी। अब हम बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य को लेकर के। तो बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य में विद्यार्थियों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना, दूसरा था निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, तीसरा था विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना, चौथा था विद्यार्थियों में हस्तशिल्प कलाओं का विकास करना, जिससे कि उनमें उत्पादन संबंधी गुणों का विकास हो सके। यह विधि जो होती है वो विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक के साथ साथ स्वास्थ्य का भी विकास करने का प्रशिक्षण देती है। और इस विधि में शिक्षण कार्य 2 पारियों में किया जाता था। जो 2 पारी बनाई गई थी शिक्षण कार्य करने को लेकर के, तो जो पहली पारी में 2 से 3 घंटे तक विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा में क्या दी जाता? शिक्षा में क्या मतलब बुनियादी पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। और दूसरी पारी जो प्रारंभ होती थी, उसमें हस्तशिल्प कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। कौन कौन सी कलाएं इसमें शामिल होती हैं? तो इसमें काष्ठ कला शामिल होती है, यानी कि लकड़ी पर कारीगरी करना, मृदु कला यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाना, पुस्तक कला यानी पुस्तकों का निर्माण करना, चित्रकला बनवाना, सिलाई, बुनाई, कताई, खेल कूद इत्यादि कलाएं सिखाई जाती थी। ये बुनियादी शिक्षा की पूरी योजना थी। आप देख पाएंगे कि यह योजना, अगर प्रोजेक्ट योजना को पढ़ेंगे तो ये पूरी तरह से प्रोजेक्ट योजना पर आधारित है। भारत में प्रोजेक्ट योजना अगर आप देखेंगे तो उसकी झलक दिखाई पड़ती है बेसिक शिक्षा योजना में, गांधी जी के बुनियादी शिक्षा योजना में। ये जो हस्तकला की शिक्षा बच्चों को दी जाती है, इसके पीछे का ओरिएंटेशन क्या था? इसके पीछे का ओरिएंटेशन यही था कि बच्चे पढ़ लिख करके शिक्षित बेरोजगार ना हो जाएं।
उनके पास कोई ऐसा कौशल हो, कोई ऐसी स्किल हो जिसके सहारे वो अपना जीवन यापन कर सकें। कुल मिला-जुला करके इनकी शिक्षा बुनियादी स्तर से ही यानी प्रारंभिक स्तर से ही हस्तकला की शिक्षा पर आधारित थी ताकि व्यावसायिक उत्थान हो सके बच्चों का। अब ये जो कार्यक्रम करवाया जाता था विद्यालय के अंदर, तो इस कार्यक्रम से जो भी वस्तुओं का निर्माण होता था, इन वस्तुओं को बाजार में बेचा जाता था। बाजार में बेचने के बाद जो धनोपार्जन होता था, उसी के द्वारा निःशुल्क शिक्षा के पूरे प्रावधान किए जाते थे और अध्यापकों को पेमेंट दिया जाता था। इसकी यही सबसे बड़ी कमी भी हो गई। विद्यालय में जो कुछ भी उत्पादन होता था, बाजार में बेचकर विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा और अध्यापकों को वेतन दिया जाता था। यही इसका ड्रॉबैक भी हो गया, क्योंकि विद्यालय विद्यालय ना होकर के एक औद्योगिक कारखाना हो गया, एक कंपनी का रूप लेना शुरू कर दिया, व्यावसायिक केंद्र का रूप लेना शुरू कर दिया। यही इसका ड्रॉबैक हो गया। इसकी सही तरीके से प्लान नहीं बन पाई, इस कारण से वर्तमान में ये विधि अप्रासंगिक हो गई। ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितनी भी कलाएं हैं, ये और लेवल पर लेकर के अन्य विधियों के माध्यम से इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात है इससे संबंधित कि शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग, अगर आपसे पूछे कि शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग किस विधि से प्रारंभ हुआ, तो भारत में सबसे पहले इसी विधि से शिक्षण में सहायक सामग्रियों का प्रयोग होना प्रारंभ हुआ था। सहायक सामग्री बोले तो टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का जो प्रयोग हुआ, जैसे आप देखिएगा हिंदी वर्णमाला का जो ये टीएलएम है, ये बनाया गया टीएलएम है, इसके जरिए बच्चों को हिंदी वर्णमाला सिखाया जाएगा। जैसे सप्ताह के 7 दिनों को सिखाने का ये टीएलएम हो गया, जैसे संज्ञा के भेद बताने का ये टीएलएम हो गया। इस तरीके से जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, इसी विधि से इसका प्रयोग हुआ। आप देख पा रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं चित्रकला से, कहीं ना कहीं ये काष्ठ कला से संबंधित है, मृदु कला से संबंधित है। जिन भी वस्तुओं का निर्माण, चित्रकला में जिन वस्तुओं का निर्माण होता था, उसमें टीएलएम भी शामिल होता था। ऐसी वस्तुओं का निर्माण करवाया जाता था बच्चों से कि बच्चों को बुनियादी साक्षरता भी मिल जाए और टीएलएम भी निर्मित हो जाए। उसका इस्तेमाल करके अन्य बच्चों को सिखाया जा सकता है, तो इसका व्यापार भी किया जाने लगा, बाजार में बेचा भी जाने लगा। आगे बढ़ेंगे, अगली बात करेंगे कि भारत में सामाजिक विज्ञान विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने का कार्य भी इसी विधि के जरिए हुआ। भारत में जो सामाजिक विज्ञान विषय, सामाजिक मुद्दों से संबंधित जो विषय पाठ्यक्रम का पार्ट बना, इसी विधि की प्रेरणा से ये बना। हाँ, एक और सिद्धांत होता है फोरियच सिद्धांत। ध्यान देना किसकी बात हम कर रहे हैं। फोरियच का जो विचार है वो महात्मा गांधी ने सबसे पहले इसी विधि में दिया था, फोरियच का विचार। ये फोरियच क्या होता है, पहले एच की बात करें तो उसका मतलब होता है हेड, दूसरे एच का मतलब बात करें तो वो होता है, यहां पर तो हेड दिया है लेकिन यहां पर पढ़िएगा, ये हेड है, दूसरा होता है कौन सा, हार्ट, तीसरा होता है हैंड और चौथा होता है हेल्थ। यही 4 एच का मतलब है इनका। यानी कि आई प्लेज माई हेड टू क्लियर थिंकिंग, माई हार्ट टू स्पीयर, आप इसको ग्रेट लॉयल्टी, माई हैंड्स टू लार्जेस्ट सर्विस एंड माई हेल्थ टू बेटर, ठीक है, लिविंग फॉर माई क्लब। अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें इसकी पूरी की पूरी थ्योरी हमने लिख रखा है कि ये जो हेड, हेड, हार्ट, हैंड्स और हेल्थ, ये जो 4H का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या है, किस प्रकार के विकास की बात ये करते हैं। भाई हेड का मतलब है, सीधी सीधी बात है, संज्ञानात्मक स्तर का विकास करना। हार्ट का मतलब है कि भावात्मक स्तर का विकास करना। हैंड्स का मतलब है कि बच्चे में क्रियात्मक क्षमता का विकास करना, व्यावसायिक योग्यता और कुशलता का विकास करना। हेल्थ का मतलब है कि बच्चों को शारीरिक स्वास्थ्य की शिक्षा देना और हेल्थ को समझाना, पोषण को समझाना, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रयोजना विधि का, प्रोजेक्ट विधि जिसको बोला जाता है। प्रोजेक्ट मेथड का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो ये विलियम किलपैट्रिक साहब हैं। ये कौन है, किलपैट्रिक साहब हैं। किलपैट्रिक कहाँ के निवासी थे, तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने 1918 में अमेरिका में इस विधि का निर्माण किया था। ये जो प्रोजेक्ट शब्द है, प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग 1900 में हुआ था। रिचर्ड्स नामक अमेरिकी इंजीनियर ने इसका प्रयोग किया था। तो इससे एक साफ बात हो गई है कि ये जो प्रोजेक्ट शब्द है वो इंजीनियरिंग से आया हुआ शब्द है। इसका प्रयोग भी पहली बार रिचर्ड्स नामक अमेरिकी इंजीनियर ने किया था। सन 1908 में अमेरिका के राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में कब इसका प्रयोग किया गया, 1908 में प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया गया। 1908 में अमेरिकी वैज्ञानिक स्टीवेंस, ये साहब हैं, स्टीवेंस साहब हैं, स्टीवेंस ने प्रोजेक्ट शब्द का विश्लेषण भी किया। प्रोजेक्ट शब्द को विश्लेषित करके समझाया किसने, स्टीवेंस साहब ने समझाया।
आगे बात करेंगे सन 1911 में अमेरिका के प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री जॉन डीबी, ये जॉन डीबी साहब हैं, अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने शैक्षिक फिलॉसफी की बात की है, एजुकेशनल फिलॉसफी में इन्होंने प्रयोजनवादी विचारधारा दिया है। इन्होंने कौन सी विचारधारा दी है? प्रयोजनवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया था। और जॉन डीबी के शिष्य हैं किलपैट्रिक। किलपैट्रिक किसके शिष्य हैं? जॉन डीबी के हैं। इनके ही विचारधारा पर किलपैट्रिक ने प्रयोजनवादी विचारधारा पर ही प्रयोजना विधि का निर्माण किया था। यह विधि उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रयोजना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसे मन लगा करके सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। यह किलपैट्रिक साहब का कथन है। यह विधि किस पर आधारित होती है? करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। यानी कि प्रोजेक्ट योजना यानी कि प्रयोजना विधि ये डूइंग मेथड पर आधारित होती है। थॉमस यस रिस्क इनके अनुसार प्रयोजना के इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। ये थॉमस यस रिस्क साहब हैं जिन्होंने प्रयोजना के प्रकार बताए हैं। और सबसे पहला प्रकार इन्होंने बताया कि सीखने से संबंधित प्रयोजना, यानी ऐसे प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को दिए जाएं जो बच्चे के लर्निंग से संबंधित हैं। जैसे आप समझ जाओ, थर्माकोल से बच्चों को कंप्यूटर के पार्ट बनाने के लिए कह दिया जाए, मॉनिटर बनाएगा, माउस बनाएगा, है ना, उसके अलावा सीपीयू बनाएगा, तो बच्चों को उससे जानकारियां पता चलती हैं, है ना, वो जानकारियां उनके स्वयं के अनुभव होते हैं। दूसरा जो प्रोजेक्ट था वो समस्या से संबंधित परियोजना है। बच्चों को समस्याएं दी जाती हैं, कोई मुद्दा दे दिया जाता है जो सामाजिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर कोई मुद्दा होता है। जैसे जल प्रदूषण को कम करना है या जल प्रदूषण एक समस्या के रूप में, ये बच्चों को निबंध लिखने के लिए दे दिया जाता है। उत्पादनशीलता से संबंधित परियोजना दिया जाए, बच्चों को कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करके लेकर के आना है, कुछ ना कुछ निर्माण करके लेकर के आना है, बना करके लेके आना है। या भारत के विद्यालयों में ना बच्चियों को जो काम दिया जाता है, आप देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे यहाँ जो विद्यालयों में पद्धति थी, बच्चियों को ये कह दिया जाता था कि आप मेज पोस्ट बना करके लेकर के आइए, आप पर्दा बना करके लेकर के आइए, है ना। कुछ न कुछ ऐसा मंगवाया जाता था कि जो मास्टर अपने यूज में ले लेता था। यहाँ पर प्रोजेक्ट अलग ही लेवल पर चलता था, है ना। अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक, इन्होंने 4 टाइप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड के बताए हैं। प्रोजेक्ट मेथड के कितने टाइप बताए हैं? 4 टाइप बताए हैं। पहला कौन था? पहला था निर्माणात्मक प्रोजेक्टिव कार्य। इसमें क्या किया जाता था? ये हैंड्स ऑन स्किल होता था, बच्चों को अपने हाथों से बनाना होता था, करना होता था, ठीक है। दूसरा कौन सा होता था? एस्थेनिक प्रोजेक्ट होता था, जो परंपरागत होता था, एस्थेटिक जिसको बोला जाता है। इसमें क्या होता था? इसमें एप्रिसिएशन स्किल होती थी, एप्रिसिएशन स्किल होती थी और क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता था, मतलब कुछ नया करना होता था। कैसे? जैसे घर में आस पड़ोस में जो पुरानी रद्दी चीजें हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, उनसे कोई उपयोगी वस्तु बना देना, ये दूसरे टाइप का होता था। जैसे घर की महिलाएं बल्ब फ्यूज को गुलदस्ता बना देती हैं, पुराने कॉपी जो खत्म हो जाते हैं उनको गला करके उनका डलिया उलिया बना देते हैं। ये आज भी भारत में चलता है, बहुत से जगहों पर चलता है। तो इसी टाइप का कार्य सेकंड लेवल वाला होता था। अगली बात करें तो अगला काम जो दिया जाता था, प्रॉब्लमेटिक दिया जाता था। इसमें क्या होता था? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल विकसित की जाती थी। क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए तीसरे प्रकार का प्रोजेक्ट दिया जाता था। वही हमने बताया ना कि जैसे प्रदूषण को कम करने के कोई 4 उपाय लिख करके लाओ, सारे बच्चों को अलग अलग बता दिया जाए कि किसी का मैच नहीं करना चाहिए, सबके अपने अपने उपाय अलग अलग होने चाहिए। बेशक मैच कर जाएगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलेगा, बच्चों के सोच को बढ़ावा मिलेगा। और अगले टाइप का जो दिया जाता था वो ड्रिल प्रोजेक्ट होता था। इसमें मास्टरी ऑफ स्किल और वर्क वाला आधारित होता था। इसमें भी किसी न किसी मशीनरी वस्तु का निर्माण करने के लिए, यानी कि ड्रिल प्रोजेक्ट दिया जाता था, जिसमें ज्यादातर यांत्रिक अभ्यास की जरूरत पड़ती थी, बार बार करने की जरूरत पड़ती थी। ये 4 टाइप के प्रोजेक्ट कार्य दिए जाते थे किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग। आगे अगर हम बात करें तो कितने स्टेप होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर? तो प्रोजेक्ट मेथड के अंदर 6 स्टेप होते हैं। पहला जो स्टेप होता है वो क्रिएटिंग ए सिचुएशन होता था, एक सिचुएशन का निर्माण करना। आप इसको पूरा का पूरा पढ़िएगा तो इसमें लिखा है कि क्रिएटिंग ए पर्पजफुल एंड सिग्निफिकेंट सिचुएशन, मतलब एक उम्दा परिस्थिति का निर्माण करना। और दूसरा होता है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉबिलिटी, मतलब प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम का सिलेक्शन करना। यहाँ पर समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करना और यहाँ समस्या को सेलेक्ट करना, पहचानना। और यहाँ तीसरे पर है कि प्लानिंग तैयार करना और उसके बाद है एक्सक्यूशन करना उसका। उसके बाद है वही बात आ गई यहाँ पर, देखना यहाँ पर है कैरिंग आउट द प्रोजेक्ट
विथ सुपरविजन, सुपरविजन के साथ प्रोजेक्ट को लेकर के चलना। और इसमें कह रहा है कि असेसिंग यानी कि मूल्यांकन करना, अचीवमेंट को जांचना पड़तालना, रिजल्ट को चेक करना, उसके बाद है रिपोर्ट करना एंड रिकॉर्डिंग करना। अंत में रिकॉर्डिंग कर लेना, रिपोर्ट कर लेना है। ये प्रोजेक्ट के 6 स्टेप होते हैं। आपसे जो परीक्षा में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट योजना के जो 6 स्टेप होते हैं उनमें कौन सा है। वो विकल्पों में यही दिया रहता है। यही मेन हेडिंग वाली बात आपको केवल दिमाग में बैठा लेनी है। यही 6 स्टेप आपको याद कर लेना है। जितने भी सवाल बनते हैं इसी में से बन जाते हैं। कौन से 6 स्टेप में से शामिल है, कौन सा 6 स्टेप में से शामिल नहीं है, इतना सा ही सवाल परीक्षा में बनता है। आगे बात करें तो एक ओवरव्यू हम पढ़ लेते हैं किसका, 4 लेवल जो ट्रेनिंग होती है इसमें उसका इवैल्यूएशन कर लेते हैं। 4 लेवल ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन है तो इसमें लेवल 1 जो होता है, लेवल 1 के अंतर्गत सबसे पहले कौन सा आता है, रिएक्शन आता है। लेवल 1 के अंतर इवैल्यूएशन में रिएक्शन आता है। इसमें क्या होता है, द डिग्री टू व्हिच पार्टिसिपेंट फाइंड द ट्रेनिंग फॉरेबल, है ना, फेवरेबल है, फेवरेबल, एंगेजिंग एंड रीवांट टू देयर जॉब्स। इसके बाद दूसरा कौन सा होता है, लर्निंग होता है। इवैल्यूएशन में पहला रिएक्शन चेक किया जाता है, दूसरा उसने क्या सीखा, लर्निंग उसकी, उसके बाद उसका बिहेवियर चेक किया जाता है और अंत में रिजल्ट दे दिया जाता है। यहां पर सवाल क्या पूछा जाता है, आपको इनमें बहुत माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इवैल्यूएशन मॉडल के जो 4 मॉडल हैं वही आपको पूछा जाता है परीक्षा में, कि जो किलपैट्रिक की योजना है उसमें जो 4 लेवल ट्रेनिंग के इवैल्यूएशन का मॉडल है उसमें कौन कौन से 4 लेवल हैं, बस खाली आपको यही याद रख लेना है। इसी से आपके परीक्षा के काम हो जाएंगे, बहुता काम हो जाएंगे। आगे बात कर लें, परियोजना विधि के गुण को पढ़ लेते हैं। तो परियोजना विधि बाल केंद्रित व मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है और इसमें क्रियात्मक कौशलों के विकास के लिए यह सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। समस्या का जो भी हल प्राप्त होता है इसमें व्यवहारिक हल प्राप्त होता है। समूह में कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है, बच्चे समूह में कार्य करते हैं। विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट कार्य इसी विधि के आधार पर आया हुआ है और भारत में बुनियादी शिक्षा इसी विधि के आधार पर थी। अब बात कर लेते हैं इसके हम दोष की। तो दोष में क्या था कि यह अधिक खर्चीली विधि है। इस विधि में विद्यालय का स्वरूप कारखाने जैसा हो जाता है, जैसे बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट में होता है। इस विधि का आयोजन दैनिक रूप से करना संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई दैनिक रूप से चीजें उपलब्ध नहीं होना, और दैनिक रूप से अगर हम इसी का आयोजन करते रहेंगे तो बच्चे पढ़ाई की मुख्य धारा से बाहर चले जाएंगे। इस विधि से केवल क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। भाई क्रियात्मक ही उद्देश्य केवल नहीं प्राप्त करने होते हैं। शैक्षणिक उद्देश्यों की बात करें तो ज्ञानात्मक भावात्मक के साथ साथ क्रियात्मक होना चाहिए ना, ज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य होने चाहिए। यहां से केवल पूर्ति किसकी हो रही है, यहां से केवल क्रियात्मक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जबकि ज्ञानात्मक और भावात्मक की नहीं होगी। अध्यापक को बहुत अधिक सक्रिय रहने की आवश्यकता इस विधि में होती है। उतना ज्यादा अध्यापक सक्रिय नहीं हो सकता है पूरी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। तो ये रही 2 महत्वपूर्ण विधियां। 2 महत्वपूर्ण विधियों से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी इसमें रही। इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के जो आपके क्वेश्चन परीक्षा में बनते रहते हैं उस पर आधारित वीडियो आपको देता रहूंगा। आपको काम करना है कि वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है, चैनल पर अधिक से अधिक सब्सक्राइबर को इकट्ठा करना है, ताकि इस तरीके के फ्री कंटेंट आपको डेली बाय डेली मिलते रहें। इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।